दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप डी के बारे में आज बात करने वाला हूं और ये बात मैं थोड़ी डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, तो ग्रुप डी सबसे पहले जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो भारतीय रेलवे में जितने भी कर्मचारी हैं इनको क्लासिफाइड कर दिया गया है ए बी सी डी, और ये सिर्फ गवर्नमेंट कर्मचारी है, कॉन्ट्रैक्ट वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो ग्रुप ए कर्मचारी है ये हमारे ऑफिसर्स ग्रुप है, जिसमें सिलेक्शन लेने के लिए आपको यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देना होता है, तो उससे सिलेक्शन होता है। वहीं जब हम ग्रुप बी कर्मचारियों की बात करें, पहले ग्रुप ए कर्मचारियों में जो आते हैं वो बड़े अधिकारी आते हैं, जैसे हमारे जीएम लेवल के अधिकारी आते हैं, या फिर हमारे जो डीआरएम साहब है वो उस लेवल के कर्मचारी आते हैं जो कि ग्रुप ए कर्मचारी होते हैं, और ये यूपीएससी से बनते हैं। आप सब जानते हैं कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो पास करने के लिए जो टॉप मेरिट वाले होते हैं उनको आईएएस पीसीएस बनाया जाता है, और थोड़े जो कम मेरिट रह जाती है उनको रेलवे के अधिकारी के रूप में चयनित किया जाता है। अब बात कर लेते हैं ग्रुप बी कर्मचारी का। तो आपको बता दूं कि ग्रुप बी भी एक ऑफिसर्स ग्रुप है, यानी ग्रुप ए और बी ये ऑफिसर्स ग्रुप हैं जो कि भारतीय रेलवे में प्रशासन के जो जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करवाने का, उनके जो है बनाने का काम करते हैं। और वहीं ग्रुप सी और डी जो कर्मचारी है ये कर्मचारी वर्ग है, और इसी में ज़्यादातर लोग भर्ती होते हैं। और जो ग्रुप बी ऑफिसर्स है इनकी डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। ये लोग जो ग्रुप सी कर्मचारी होते हैं इसी के डिपार्टमेंट एग्ज़ाम से प्रमोट होकर के ही ग्रुप बी ऑफिसर्स बन जाते हैं, और ग्रुप ए और बी रेलवे के नियमों को जो है फॉलो करवाने का काम करते हैं, या फिर गाइडलाइन बनाने का काम करते हैं। इसको कैसे इम्प्लीमेंट हो जो ज़मीनी स्तर पर, उस पे आप ये कर्मचारी, ये जो ऑफिसर्स ग्रुप है काम करता है। अब बात करते हैं ग्रुप सी की। तो रेलवे में जब सबसे ज़्यादा कर्मचारी आपको जो देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे ग्रुप सी कर्मचारी, जिसमें आपको स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, असिस्टेंट लोको पायलट या फिर टेक्नीशियंस या फिर आरपीएफ या फिर हॉस्पिटल्स के कर्मचारी, ये लोग ग्रुप सी कर्मचारी के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, और आरआरबी के द्वारा भर्ती किए जाते हैं। और ज़्यादातर ये आरआरबी एनटीपीसी के जरिए भरे जाते हैं, या फिर एएलपी टेक्नीशियंस का अलग से वैकेंसी आती है उससे ये भरे जाते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप डी का, जिसकी हमने चर्चा किया है। सबसे ज़्यादा कर्मचारी हमें ग्रुप सी में अगर मिलते हैं, तो ग्रुप डी जो कर्मचारी होते हैं ये बॉटम लेवल के सबसे ज़्यादा हार्ड वर्कर यही होते हैं, जो कि रेलवे में आपको पॉइंट्समैन, ट्रैकमैन या फिर गेटमैन या फिर इस तरीके से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हम इनको बोलते हैं, और इन्हीं की जो वैकेंसी है ये आई हुई है। तो अब बात करते हैं कि कैसे इनमें भर्ती होती है। तो भारतीय रेलवे समय समय पर वैकेंसी निकालती है, और आप देख सकते हैं कि इस समय रेलवे ने अपना एक ऑफिशियल नोटिस जारी करके बताया है कि इसकी जो वैकेंसी है ये हमें 32,438 अनाउंसमेंट हो गई है, और ये जल्दी ही भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी तब से, और उसी समय से आप अपने फॉर्म को भर पाएंगे, और उसमें आपको बता दिया जाएगा कि कब तक आप लास्ट डेट रहेगा, कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे। उसी लिमिट डेट में आपको अप्लाई कर देना है। अब बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कौन कौन कर पाएगा। तो आपको बता दूं कि इसमें दो टाइप के पोस्ट होते हैं, एक टेक्निकल पोस्ट होती हैं और एक नॉन टेक्निकल पोस्ट होती हैं। तो जो टेक्निकल पोस्ट होती हैं, जिसको आप देख सकते हैं अपने नोटिफिकेशन में, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको आप जूम करके देख लीजिए। जहाँ जहाँ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल लिखा है उसमें आईटीआई लगता है, और ये टेक्निकल पोस्ट होती हैं। तो जिन्होंने आईटीआई किया है वो लोगों को ये मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में डाला जाता है, और जो लोग सिर्फ 10वीं पास हैं वो उनको पॉइंट्समैन में, या फिर आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग लिखा है जहाँ पे, या फिर एसएनटी लिखा है, उसमें आपको अगर आप सिर्फ 10वीं पास है तो भी आपको वहाँ पे डाला जाएगा। तो आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी कि जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या
तैयार रहने वाली है। यानी अगर आप सिर्फ 10वीं पास है, अगर आपने ITI नहीं किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने ITI किया है किसी भी ट्रेड में तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा कुछ लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए होते हैं तो वो लोग भी अपने फॉर्म को भर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस किया हुआ है इनका जो भर्ती होता है, इनके 20% का रिजर्वेशन होता है इस ग्रुप डी भर्ती में, ठीक है। तो उनका अलग से मेरिट बनता है। तो यानी अगर 32,000 सीट है तो उसमें 6,000 के आसपास अकेले CCA यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस वालों की ये वैकेंसी है। तो ये बातें समझ में आ गई कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। अब बात करते हैं एज क्या है। तो नॉर्मली जो ग्रुप डी की वैकेंसी में एज पूछा जाता है या एज होता है वो 18 साल से 33 वर्ष है, यानी 18 to 33 ईयर्स होती है। जिसमें कि SC ST कैंडिडेट हैं आप तो आपको 5 साल का अपर एज में छूट मिलेगा। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको 3 साल का अपर एज में छूट मिल जाता है, ठीक है। और अब की बार हर वैकेंसी में आप देख सकते हैं कि 3 साल का आपको छूट मिल रहा है अपर एज में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें भी 3 साल का छूट मिलेगा। तो देख लेते हैं कि इस जो वैकेंसी में है यानी ग्रुप डी की जो वैकेंसी है इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं। तो अब हमारे पास दूसरा फ़ोन है तो इसमें मैं देख लेता हूं कि कौन कौन से पोस्ट हैं और किस पोस्ट का क्या काम है, आप देख सकते हैं इसमें। तो पहला है पॉइंट्समैन। तो आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पर ये लोग संटिंग काम करवाते हैं। इसके अलावा ये लोग जो जाती हुई गाड़ियों के सिग्नल एक्सचेंज करते हैं। और आपने देखा होगा स्टेशन मास्टर के साथ में ग्रे कलर का एक हमारा कर्मचारी होता है, वो ग्रुप डी यानी लेवल 1 का कर्मचारी होता है। और ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट का कर्मचारी होता है जिसके लिए कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं होती है, 10वीं पास भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम असिस्टेंट ट्रैक मशीन की बात करें तो ट्रैक मशीन पर ऑलरेडी मैंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये ट्रैक मशीन का जो काम है ये थोड़ा हार्ड वर्क है क्योंकि 21 दिन तक ये लोग घर से बाहर रहते हैं। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारी होते हैं तो इसमें भी आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशंस कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप अगर ITI रहेंगे तो आपको वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा असिस्टेंट ब्रिज है जो कि रेलवे के पुल पर यानी ब्रिज पर काम करते हैं ये लोग। इसके अलावा ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 सबसे ज़्यादा कर्मचारी अगर आपको ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे तो इसी में देखेंगे क्योंकि ये ट्रैक पर आपको देख जाएंगे काम करते हुए। और ट्रैक को मेंटेन करना, सुरक्षित रखना इनकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी होती है और इसके लिए भी कोई ITI की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं जितना भी इसमें इंजीनियरिंग लिखा है या फिर ट्रैफिक लिखा है या फिर SNT लिखा है तो यहाँ पे आपको ITI की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 10वीं पास है, 12वीं पास है, आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लेन एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जहाँ भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल लिखा है इसमें सिर्फ और सिर्फ ITI अगर आप किए हैं तभी इनके मेरिट में लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें पॉइंट्समैन का अच्छी खासी वैकेंसी 5,000 देखने को मिल रही। अच्छा, वैकेंसी में बात करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये वैकेंसी 32,438 ऊँट के मुंह में जीरा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अगर आपको हर साल वैकेंसी चाहिए रेलवे की तरफ से तो आपको भर भर के 1-1 लाख वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी। आपको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा वैकेंसी देखने को मिलेगी जो हर एक साल निकलने वाली है। अगले पोस्ट का तो ये है असिस्टेंट पीवे जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही आता है। असिस्टेंट CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आता है। आपने देखा होगा कि जो सवारी और माल डिब्बा इसको बोलते हैं, यानी जो हमारी जो ये पीछे ट्रेन दिख रही है तो इसका जो वैगन है इसको वैगन बोलते हैं। और जो पैसेंजर कोच में चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैसेंजर कोच बोलते हैं, तो उसको CNW बोलते हैं। तो इसके भी आप जो है असिस्टेंट के रूप में आपकी भर्ती की जाएगी। इसके अलावा असिस्टेंट रोलिंग एंड ट्रैक्शन डिपार्टमेंट होता है, यानी जो हमारा OHE होता है इलेक्ट्रिक वाला,
तो उस पे आपकी जो पोस्टिंग है हो जाएगी। इसके अलावा लोको शेड, असिस्टेंट लोको शेड है, और जो कि लोकोमोटिव शेड में आपको असिस्टेंट के रूप में भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल है, डीजल है, यानी एक डीजल लोकोमोटिव वाले लोको शेड में और दूसरा इलेक्ट्रिक वाले लोको शेड में आपकी जो पोस्टिंग हो जाएगी। इसके अलावा है असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी। तो इसके नाम से ही आप समझ पाएंगे कि जो ट्रेन लाइटिंग का काम देखते हैं टेक्नीशियंस लोग, उसके जो असिस्टेंट के रूप में आपकी भर्ती की जाएगी, या फिर एसी या एयर कंडीशंस के कर्मचारी के रूप में आपकी भर्ती की जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी वर्कशॉप में हो जाएगी। पहला जो एसी था ये तो स्टेशनों पे भर्ती किया जाएगा, स्टेशनों का काम देखेगा फिर, या फिर रनिंग ट्रेन में भी आपकी पोस्टिंग लगाई जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो कि असिस्टेंट अटेंडेंट का पोस्ट अगर ख़त्म कर दिया है तो इसमें आपको दे दिया जाएगा, रनिंग ट्रेन में भी दे दिया जाएगा। लेकिन जहाँ पे वर्कशॉप लिखा है असिस्टेंट टीएल ट्रेन लाइटिंग एंड एसी वर्कशॉप, तो ये आपको वर्कशॉप में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। इसके अलावा असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल आप देख सकते हैं, तो ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जितनी भी जो ट्रेनें हैं हमारी, जो इंजन है उसका जो मेंटेनेंस होता है, उसके आप असिस्टेंट के रूप में भर्ती किए जाएंगे। तो आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि आपको क्या कहाँ पे पोस्टिंग मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे में जितने भी अलग अलग जोन हैं, आप अपनी मनपसंद यानी अपने एरिया के जोन से, या फिर आप चाहे तो किसी भी जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं। ये हमें आज़ादी मिलती है, तो आप अपना किसी एक जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं, जो कि भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट में बता देता हूँ, rrbapply.gov.in पर जाकर के आप अपने फॉर्म को भर पाएंगे। ध्यान रखना कि रेलवे जब अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ये वैकेंसी डाल देगी और डेट डिक्लेयर कर देगी, उसी समय से ये लिंक ओपन होगी। अगर आप आज चाहेंगे तो ये ओपन नहीं हो पाएगी। तो जब लिंक ओपन हो जाएगी तो उसी समय से आप अपने फॉर्म को भर पाएंगे। अब बात करते हैं कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस क्या है। तो आपको बता दूं कि इसमें एक ही ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जिसको हम एक ही सीबीटी बोलते हैं। 100 क्वेश्चंस की एक ही सीबीटी होगी और उसमें 90 मिनट दिए जाएंगे। सवालों की बात करूं तो उसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और आपको जनरल अवेयरनेस से सवाल पूछे जाएंगे, और जिसमें एक सही आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा और एक गलत आंसर देने पर आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग आपके काट लिए जाएंगे। तो ये हो गई आपकी रिटन। अब जब आप रिटन पास कर लेते हैं तो 3 गुना बच्चे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में लिए जाएंगे, और जो सीसीए स्टूडेंट है यानी जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस किया है, उनके लिए ये माफ़ रहता है, वो अपना फिजिकल नहीं देते हैं, वो सिर्फ रिटन पास करते हैं और उनका सिलेक्शन होता है। तो जो फिजिकल होता है उस पर बात कर लेते हैं। तो अगर बॉयज़ है तो 35 किलोग्राम का वज़न अपने कंधे पर उठा करके वो करीब 100 मीटर 2 मिनट में लेके जाना होता है। वहीं फीमेल कैंडिडेट है तो इनको 20 किलोग्राम का वज़न अपने कंधे पर उठा करके एक ही बार में, मतलब आपको 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी पर रखना होता है। तो अब बात करते हैं कि इसके लिए पढ़ना क्या है। तो मैंने बता दिया कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके, जीएस और जनरल साइंस से सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो चांसेस पूरा है कि आप उस एग्ज़ाम में सफलता ज़रूर पा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो भी आप अपने आज से ही अगर तैयारी आप स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारी किताबें आती है, चाहे आप किरण पब्लिकेशंस की ले लो, चाहे टॉपर्स नोट्स की ले लो, चाहे आप लूसेंट की ले लो, चाहे अग्रवाल की ले लो, चाहे फिजिक्स वाला की ले लो। सारी किताबें आप अच्छी हैं, उठा करके आप अपनी तैयारी अगर करते हैं तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। राइट है ना? राइट है। चल दे दो है कि नहीं? हो गया नाश्ता वास्ता हो गया? राइट है। अपना काम है वीडियो बनाना, है ना? तो ये भी एएलपी हैं अभी, और सेलेक्ट होकर के आ गए हैं, अभी ट्रेनिंग में हैं। तो आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछना और मैं रिप्लाई करूँगा। और आप चाहे तो मुझे अपने इंस्टाग्राम में भी मुझे सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई करूँगा। ठीक है, कोई भी डाउट रहेगा तो आप ज़रूर बताएं। अच्छा, इनसे पूछ लेते हैं कि आप नए लोगों को क्या बताना चाहेंगे। अभी ग्रुप डी का जो वैकेंसी निकला है, उनको कुछ सलाह दोगे कैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे? ग्रुप डी का सर हाँ यार, ठीक। सब्जेक्ट से ज़्यादा मोस्टली पूछा जाता है। हाँ, मैथमेटिक्स,
रीजनिंग और जीके जीएस। हाँ, तो कैसे एग्ज़ाम पास करेंगे लोग बताइए। मैथ्स के लिए आप बहुत सारा पब्लिकेशन है, किरण पब्लिकेशन है और Very भी अदर पब्लिकेशंस है, Yes, उसके yes. बुक्स फॉलो कर सकते हैं हाँ, और टेक्स्ट बुक वगैरह पे आप टेस्ट लगा सकते हैं ऑनलाइन। राइट, थैंक यू। देखो अच्छा बताया है, रणनीति है ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।